ये आप सब देख रहे हैं कि होस्टिंग पैनल हमने पहले भी खोला था एक दफ़ा, दोबारा से अभी खोला है। सो ये रीडायरेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें होस्टिंग पैनल में आना होता है। यहाँ आकर यही काम होगा, यानी सी पैनल में जाना है। होस्टिंग में जाने के लिए मैंने इसे पहले से खोल लिया था, लॉगिन कर लिया था। ये सर्विसेज वाली ऑप्शन होती है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, और ये जहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं। तो आगे सी पैनल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे पहले हमने वेबसाइट को अपलोड करने गए थे वहीं पर ही अब हम आगे। ठीक है, लेकिन इस दफा हम फाइल मैनेजर में नहीं जाएंगे, इस दफा हम फाइलों का कोई काम नहीं करने लगे। इस वक्त हम काम करना चाहते हैं, रीडायरेक्ट का अप्लाई करना चाहते हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि एसईओ के लिए हमें इधर आना ही पड़ता है वंस, क्योंकि हमने जो रीडायरेक्ट अप्लाई करना होता है वो यहाँ से करते हैं। और एक बाई डिफॉल्ट, जैसे हमने कैनोनिकल पढ़ा था ना कि एक कैनोनिकल तो लगना ही है वेबसाइट के ऊपर, जो होम पेज का कैनोनिकल होता है, इसी तरह एक रीडायरेक्ट तो लगना ही है। वो कौन सा लगना है? HTTP to HTTPS वाला। यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी वेबसाइट जब डेवलप होती है तो वो HTTP पर होती है, तो गूगल उसे HTTP पर कंसीडर कर रहा होता है। तो हमें उसे क्या करना है, यहाँ आकर बताना है कि भाई अगर HTTP क्राउल हो तो भी वो HTTPS पर यानी सिक्योर वेबसाइट पर जाए। मतलब एक तो बंदा खोलेगा ही ना सिक्योर वाली, एक बंदा HTTP लिख के खोल देता है तो वो तो नॉन सिक्योर वेबसाइट है। तो रीडायरेक्ट लगाने से क्या फायदा होगा कि वो भी उसको HTTPS पे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दी थी। अब यहां पे हमें जाना कहां है, जरा ये देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है जी डोमेन्स, अरे डोमेन्स वाले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है रीडायरेक्ट्स। अब आपको ये पता लग गया, ये भी आपको अंदाजा हुआ कि जब आप वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हैं तो आपको होस्टिंग के एक्सेस की भी कहीं जरूरत पड़ती है। कहीं पर आपको सी पैनल भी चाहिए होता है, सिर्फ होस्टिंग ही नहीं, कहीं पर सी पैनल भी चाहिए होता है। इस पर क्लिक करने से ये लिखा हुआ है टाइप। मैंने क्या कहा था, दो होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का क्या मतलब है उसको भी बाद में देखते हैं, लेकिन दोनों यहीं से लगेंगे। दोनों आ रहे हैं रीडायरेक्ट्स, और भी बहुत सारे हैं, मगर ये दो रीडायरेक्ट्स हैं जो एसईओ के लिए। हम तो एसईओ की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने दोनों ये वाले रीडायरेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको परमानेंट लगाना है तो 301 को चूज करेंगे। हमने 301 को चूज किया। आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है भाई कौन सी वेबसाइट है जिसको लेकर जाना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई ये जो ifzalacademia.com है इसको ले जाओ जी। कहां ले जाओ? वेबसाइट को पहले खोल लेते हैं ना। अभी तक देख रहे हैं जो भी इसमें बना हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे आ रही है वेबसाइट। तो अब हम उसे कहने लगे हैं कि हमें कहाँ लेकर जाना है। तो मैं हमको और एग्जांपल करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर इसको रूट को छोड़ देते हैं जी। कहाँ जा रही है? स्पीकर पर नीचे का लिखा हुआ है रीडायरेक्ट विद और विदाउट www। इसका क्या मतलब हुआ कि वह बंदा www के साथ लिखे या वैसे लिखे, दोनों सूरतों में ही उसको लेकर जाना है। फिर उसने क्या कहा, वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई वाइल्ड कार्ड भी यूज कर लेता है, यानी .com भी नहीं लगाता आगे से, तो भी वेबसाइट ने खुलना होता है, तो इस तरह भी ले जाना। तो इन ऑप्शंस को हमने ऑन कर लिया और उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया जी। वो बैक पीछे जाकर देखें जरा, लग गया कि नहीं लगा? लग गया। इसका मतलब क्या होगा कि अब जब हम इस वेबसाइट का यूआरएल देंगे तो ये कहां पर चली जाएगी? ये दराज की वेबसाइट पर चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहीं से ही प्रैक्टिस के लिए मैंने किया था, रिमूव रीडायरेक्ट। लेकिन ये रीडायरेक्ट हम कब लगा रहे हैं? हमने कौन सा रीडायरेक्ट लगाना है? हमने वेबसाइट को चूज करना है और उसका दूसरा वर्जन लिख देना है। कौन से वाला? HTTPS, मतलब पूरे का पूरा यूआरएल कॉपी करके आगे HTTP को HTTPS करके सेव कर देंगे, ताकि कभी HTTP, और ये एसईओ का फैक्टर पूरा कर रहे हैं। ये बेसिकली हम एसईओ का एक फैक्टर पूरा कर रहे हैं। ये दोनों फैक्टर्स मिले थे। अगर आपको याद हो, मैंने क्या कहा था कि SSL परचेज करो। पहले हमने ये कहा ना SSL परचेज करो, तो हमने क्या कहा, ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई SSL ले लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी वेबसाइट HTTPS पर आ गई है, तो अब उसे कन्वर्ट भी तो करना है। सो कन्वर्ट करने के लिए फिर हम रीडायरेक्ट्स में आए हैं।
कहां पर था ये? सी पैनल के अंदर डोमेन के ऑप्शन में रीडायरेक्ट का ऑप्शन मौजूद था। तो फिर हमने यहां आकर इसको बताया। अब हमने दो फैक्टर्स अप्लाई कर लिए, हमने टेक्निकल एसईओ के दो फैक्टर्स अप्लाई कर लिए। एसएसएल प्रोटेक्टेड वेबसाइट भी हो गई और रीडायरेक्ट भी हो रही है एचटीटीपी से एचटीटीपीएस के ऊपर। ठीक हो गया? चलिए आ जाते हैं फोकस, अगला फैक्टर देखते हैं। ये था जी। अच्छा, दूसरा कौन सा है हमारे पास? थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने कह दिया कि ये परमानेंट रीडायरेक्ट होता है। और इस रीडायरेक्ट का फायदा क्या है? इस रीडायरेक्ट का फायदा ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है और वो उसने अभी तक HTTPS नहीं कराया हुआ था, या वो अपना URL चेंज कर लेती है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर, तो 301 लगाने से उसकी SEO ड्रॉप नहीं होगी। यानी उसकी SEO, उसकी जो वेबसाइट की SEO की अथॉरिटी है वो सेम वैसे ही रहेगी। एक URL से दूसरे URL पर जाने के बावजूद उसकी SEO इफेक्ट नहीं होती। लेकिन जब हम 302 लगाते हैं तो उससे SEO इफेक्ट होती है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। तो वो कब लगाना है आपने, कब इसको लगाना है? इसको लगाने के तो दो हमने सिनेरियोज देख लिए। नंबर 1 HTTPS एंड नंबर 2 डोमेन चेंज हो गई आपकी, आपने नया डोमेन नेम ले लिया, आप उस पर इसको स्विच करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी दराज की। 302 कब इस्तेमाल करेंगे? 302 हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई टेम्परेरी तौर पर कुछ करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं कोई मेंटेनेंस करने लगा हुआ हूँ और मैंने एक पेज बनाया, पेज अंडर कंस्ट्रक्शन का, तो मैं असल वाले पेज से उस पेज पे उसको ले जाता हूँ। लेकिन ये कब होगा, कब तक चलेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 20 दिन, महीना, 4 दिन, इतने दिनों के लिए चलेगा। इसीलिए इसको वो बोल रहे हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। लेकिन इन 10 दिनों में अगर क्राउलर बार बार विजिट करेगा आपकी वेबसाइट पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप होगी 302 लगाने से। तो लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग करते ये है कि उन्हें चाहिए 302 होता है, मगर वो लगा 301 लेते हैं। तो गूगल भी तो इंटेलिजेंट है ना। फिर गूगल के सिस्टम में जैसे ही ये बात आएगी कि भाई ये इस तरह होने लगा हुआ है, तो गूगल उस वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट करेगा। हाँ, तुक्का चलता जाएगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आ गई, अभी कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया हुआ था, वो मुझे बता रहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज्ड हुआ और मैंने काफ़ी सारे दूसरों के सॉन्ग्स लगाए और मोनिटाइज हो भी गया, अर्निंग भी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने एक वीडियो लगाई और किसी और के सॉन्ग की लगाई, उसको यूट्यूब ने डिटेक्ट कर लिया। उसके ऊपर मुझे वायलेशन स्ट्राइक आई और उस स्ट्राइक की वजह से जब वो मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई तो सिर्फ वो वाली वीडियो नहीं गई, बल्कि मेरा जो वॉच टाइम था सारे का सारा, वो जो पुरानी वीडियोस का वॉच टाइम था ना, मतलब ये गूगल के, ये याद रखेंगे, उसके एआई सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डिटेक्ट करता है कि नहीं करता। एआई सिस्टम जो होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब है आपके 30%, 25% चांसेस होते हैं कि आप बच जाते हैं। लेकिन अगर जब वो आपके सिस्टम पर आया, उसने एक बग फाइंड कर लिया, फिर उसने आपके पूरे सिस्टम को एनालाइज करना है और पूरे सिस्टम में जो बग्स होंगे सारे ही निकाल देगा। तो उसके 4000 से ज्यादा आवर्स थे एक वीडियो लाने की वजह से, उसका बाकी का भी सारा, मतलब वो जब आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं जो ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी है, जो कि क्विकली आपको रैंक कर सकती है, अगर वो गूगल की रेंज में आ गया तो आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट होगी। और याद रखिएगा, ऐसी वेबसाइट जिसको गूगल ब्लैक लिस्ट करता है, ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं ऐसे को। हम जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं व्हाइट हैट एसईओ। एक दरमियान वाली होती है, उसे हम बोलते हैं ग्रे हैट एसईओ। वो ग्रे हैट एसईओ क्या होती है कि उसमें इसी तरह के कुछ सिस्टम्स इस्तेमाल किए होते हैं, पूरी की पूरी उन्होंने ब्लैक हैट इस्तेमाल नहीं की होती। उससे भी आपको बचना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, व्हाइट हैट एसईओ पर जाना है, यानी गूगल की रिकमेंडेशंस पर जाना है। गूगल जो कहता है कि रिकमेंड करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करें, गूगल आपको ये कहता है कि भाई आपको रिकमेंड होने के लिए 4 महीने की जरूरत है। अब अगर किसी को मैं कहूँ हाँ भाई मैं 5 दिनों में आपको रैंक करवा कर देता हूँ, तो शायद मैं किसी तुक्के के साथ, किसी काम के साथ, किसी टोटके के साथ उन्हें रैंक भी करवा दूँ। तो इसका मतलब है कि मैं कुछ जो तरीका इस्तेमाल करूंगा वो गूगल का रिकमेंडेड फैक्टर नहीं होगा। तो गूगल को अगर इसका पता लग गया तो गूगल हमें ब्लैक लिस्ट करेगा। तो गूगल अगर आपको ब्लैक लिस्ट करेगा तो आपका यूआरएल गया। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी गलती हो गई, आप डाटा डिलीट कर दें, एसईओ की जो अप्लाई की थी वो भी खत्म कर दें और कहीं अब आ जाओ। अब आप उस यूआरएल पे कुछ नहीं कर सकते, यानी वो वेबसाइट पड़ी हुई है मगर खुलेगी कैसे?
वेबसाइट का नाम लिखने से। ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट के आगे लिखा हुआ आएगा कि ब्लैक हैट एसईओ या ब्लैक लिस्ट, बल्कि वो वेबसाइट खुला करेगी मगर सर्चिंग में नहीं आएगी, यानी वो वेबसाइट सर्च विजिबिलिटी में नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा लिखेगा www.abc.com तो वेबसाइट भी ब्लैक लिस्ट है, खुलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसकी कोई प्रोडक्ट्स है, उसके कीवर्ड को उसने रैंक किया हुआ था और वो कीवर्ड लिखता है, तो उस पर कभी भी नजर नहीं आएगी, कहीं भी नजर नहीं आएगी, एंड तक नजर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ यूआरएल से ऐसी वेबसाइट्स खुलती हैं। और जो ब्लैक हैट एसईओ होती हैं उनके यूआरएल के साथ हम गूगल ऐड भी नहीं चला सकते। अगर हम गूगल ऐड चलाएंगे तो वो गूगल ऐड अकाउंट को भी सस्पेंड कर देगा उस वेबसाइट के यूआरएल की वजह से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये करेंगे तो हमें नई डोमेन भी खरीदनी पड़ेगी। फिर अगर अपनी वेबसाइट को एक्टिवेट करना होगा, डोमेन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। एनीवेज, दूसरी क्या आ गई हमारे पास 302, बता दिया मैंने किस लिए इस्तेमाल होती है, टेस्टिंग करने के लिए। तो अगर आपने टेस्टिंग करनी हो तो 302 ही इस्तेमाल करें, कभी भी 301 इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार 301 लगाएं और उतारें तो गूगल को पता लग जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर वो आपकी वेबसाइट को चेक करेगा और देखेगा कि इसको 301 की जरूरत थी कि 302 की जरूरत थी। एनीवेज, आगे चलते हैं। आज अगले फैक्टर पे आते हैं, स्कीमा। अच्छा, अब एक और एसईओ का फैक्टर है हमारे पास, ये रीडायरेक्ट था, ये भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर था, ठीक है। रीडायरेक्ट भी टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। और इसका मतलब क्या होगा कि जब हम किसी वेबसाइट का ऑडिट कर रहे होंगे तो हम ये भी देखेंगे कि उस पर रीडायरेक्ट अप्लाई है कि रीडायरेक्ट अप्लाई नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम यहां आकर रीडायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब स्कीमा पे आगे नहीं, स्कीमा क्या होता है जरा इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्कीमा जो है ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। अभी तक आपने देखा था ना, मैं ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ, इसमें मैं जितने भी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर रहा था, सारे के जहां बता रहा था आपको, सारे के सारे गूगल के स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी। लेकिन जो स्कीमा का वाहिद स्टैंडर्ड है जो गूगल एक्सेप्ट भी करता है, मगर ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। इसका मतलब है पता लग गया कि भाई इसमें जो काम करने लगे हैं गूगल से बाहर निकल के कोई काम परफॉर्म करना है। स्कीमा कहां से है जी? schema.org एक वेबसाइट है और ये है क्या चीज? इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। अच्छा, मैं आपसे कहूंगे व्हाट इज माइक्रो डाटा एंड व्हाट इज मैक्रो डाटा, सिंपल सी बात है ना। मतलब वेबसाइट के हवाले से नहीं बात कर रहा, एसईओ के लिए भी नहीं बात कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं कि माइक्रो डाटा और मैक्रो डाटा। माइक्रो मतलब मुख्तसर, मैक्रो का मतलब डिटेल। तो अगर मैं ये कहूं कि एक वेबसाइट जो है उसमें कौन सा मैक्रो डाटा होता है, मैक्रो डाटा कौन सा होता है? जो विजिटर्स को हम दिखाते हैं। मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है? वो मैक्रो डाटा है। मतलब मैं geo.tv लिख के एंटर करता हूँ, ऊपर ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ आता है, मैं पढ़ना शुरू हो जाता हूँ और फिर एंड तक सारी न्यूज पढ़ता रहता हूँ। तो इसका मतलब है ये वेबसाइट का ये मैक्रो डाटा है, वेबसाइट का डिटेल्ड डाटा ये वाला। लेकिन एक उसका माइक्रो डाटा है। वो जो मैक्रो डाटा है वो किसके लिए है? यूजर्स के लिए। यूजर्स के लिए ना मैक्रो डाटा। जिसने भी आपकी वेबसाइट पढ़नी है मैक्रो डाटा होगा तभी उसे समझ में आएगी ना भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन कुछ माइक्रो डाटा भी एक वेबसाइट में होता है, ये बताएगा मुझे वो कहां होता है? जी, जिन्होंने एसईओ पढ़ी है अभी तक, वेबसाइट के किसी जगह पर कुछ माइक्रो डाटा भी होता है जहां पर हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। शाबाश, कहां दे रहे होते हैं? जी जी, जो आपको समझ में आता है ना आप बोल दिया करें, लिंक्स में। अच्छा ठीक है, बोल दिया करें, ठीक हो गया। और कहां होता है? मेटा। हाँ, अब देखें ना, कौन गया सी जगह, ये कहां होता है? जगह बताएं, जगह कौन सी है इसकी? हेड, यानी कि हेड के अंदर जो डाटा हमने लिखा हुआ है ना वो माइक्रो डाटा। बॉडी के अंदर जो हमने डाटा लिखा हुआ है वो मैक्रो डाटा है। ऐसे ही है, बॉडी का जो डाटा है वो किसके लिए? बॉडी का जो डाटा है वो यूजर्स के लिए, और हेड का जो डाटा है वो किसके लिए? क्रॉलर के लिए। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि स्कीमा किसके लिए बना रहे हैं हम? यूजर्स के लिए कि क्रॉलर्स के लिए? भैया किस तरह का डाटा है? माइक्रो डाटा। तो किसके लिए बना रहे हैं? क्राउलर के लिए बना रहे हैं, यूजर्स के लिए नहीं बना रहे। यूजर्स के लिए तो आपने अपनी वेबसाइट में बहुत कुछ रख दिया कि भाई लोग आते हैं, जब आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो क्राउलर है ना उसको भी हमने उसी तरह इंफॉर्मेशन देनी है जैसे
लोगों को दे रहे हैं, मगर लोगों ने तो आपकी वेबसाइट के कंटेंट से कुछ बाय करना है, कुछ परचेज करना है। क्राउलर इसलिए तो नहीं देख रहा आपकी वेबसाइट को, वो इसलिए देख रहा है कि लोग अगर सर्च करें तो उनकी सर्च के मुताबिक मुझे कौन सी वेबसाइट दिखानी चाहिए। ऐसे ही है, जैसे नीचे दफ्तर में एक बंदा बैठा हो और उसको ये भी पता हो कि भाई ग्राफिक्स की क्लास कौन से कमरे में हो रही है, उसको ये भी बताओ कि वेब डेवलपमेंट की क्लास कौन से कमरे में हो रही है, उसे ये भी बताओ प्रिंसिपल साहब कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसे बताओ लैब मैनेजर इस वक्त कहाँ पे बैठे होंगे, सीईओ इस वक्त मौजूद है कि नहीं मौजूद है। क्या ख्याल है, यही काम करता है ना क्राउलर। क्राउलर के बाद आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है सिर्फ। तो हम चाह रहे हैं कि क्राउलर को अपनी वेबसाइट की और इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि जब कोई विजिटर क्यूरी लेकर आए, जब कोई विजिटर क्यूरी लेकर आए तो हमें पता होगा वो क्या क्यूरी कर रहा है, और क्राउलर के बाद तो पूरा डाटा पड़ा हुआ है सारा वेबसाइट्स का, तो वो देखेगा कि भाई इस बंदे की क्यूरी सबसे ज्यादा कौन सी वेबसाइट पूरी करती है, तो वो क्या करेगा, फिर उस वेबसाइट को टॉप पे ले आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर हुआ ना एसईओ का। और गूगल भी ये कहता है, गूगल कहता है कि ऐसी वेबसाइट्स जो फर्स्ट टॉप में रैंक करती हैं, जब हम उसे देखते हैं तो उन सब वेबसाइट्स में स्कीमा लगा होता है। इसका मतलब इतना टॉप फैक्टर है कि वेबसाइट को टॉप 5 में रैंक करने के लिए एक बहुत अहम फैक्टर है। इसमें कर क्या रहे हैं हम वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर किसको दे रहे हैं, बहुत मुख्तसर सी मुख्तसर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल वही है जो आपको एग्जांपल दी है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने बता दिया भाई क्लास 5 में हो रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि क्लास 5 में इस वक्त पढ़ाया क्या जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स कितने आए हुए हैं, ये सब चीजें तो जो आएगा वही देखेगा ना यहाँ पे आके। लेकिन उन्हें यह बताया कि क्लास जो है वो इस वक्त रूम नंबर 5 में हो रही है। क्राउलर को यह बताया कि इस बंदे की ये क्यूरी है, और इस क्यूरी का आंसर, सबसे अच्छा आंसर इस वेबसाइट के पास है, तो वो क्या करेगा, उस वेबसाइट को टॉप पर ले आएगा। हम भी तो यही चाह रहे हैं। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्कीमा जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में इसका बहुत अहम रोल होता है, और ये काम हम गूगल से नहीं कर रहे, बल्कि गूगल से बाहर निकल के करते हैं, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं जरा। आपको मेरा ख्याल है कि डेफिनेशन का पता लग गया, समझ में आ गया ना स्कीमा क्या होता है, व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, स्कीमा क्या चीज है, कि स्कीमा क्या है, डाटा है। मैंने डाटा प्रोवाइड करना है किसको, क्राउलर को, कि भाई ये जो मेरी बिजनेस है, ये मेरा जो वेबसाइट है, किस चीज के मुतालिक है, सारे का सारा डाटा मैं उसको दे दूंगा। अब जब विजिटर कोई क्यूरी करेगा तो क्राउलर के पास मेरा डाटा होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा भी डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन बाकियों ने तो स्कीमा बनाया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इंफॉर्मेशन ज्यादा चली गई क्राउलर के पास, तो हर सर्च क्यूरी के रिजल्ट में मुझे ही दिखाएगा ना, मेरा डाटा ज्यादा पड़ा हुआ। भाई समझ में आ रही है कि ऐसी आ गया पॉइंट वाला समझ में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये देखें जरा, अब ये सर्च क्यूरीज में कितना डाटा नजर आने लगा हुआ है, आ रहा है ना। सर्च क्यूरीज में डाटा डिटेल से नजर आ रहा है, कि उन वेबसाइट्स का डिटेल डाटा नजर आ रहा है जिनका स्कीमा है। जिनका स्कीमा नहीं है उनका डाटा डिटेल से नजर नहीं आएगा, उनका सिर्फ क्या नजर आएगा, यूआरएल, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, सबको पता है। चलो जी, अब आ जाते हैं आगे। ये तो मैंने बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जो स्कीमा है, स्कीमा के मार्कअप इज अ कोड आल्सो कॉल्ड सेमेंटिक वोकैबुलरी और माइक्रो डाटा। ये बताया ना सेमेंटिक का क्या मतलब होता है, कि भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इसको, हम अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम कहें ना हम अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं सेमेंटिक। वो कहता है भाई ये एक सेमेंटिक वोकैबुलरी है आपकी, उसको सारा बता देंगे। क्या वोकैबुलरी क्या हो सकती है, मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन। भाई अगर मैंने क्राउलर को बताना है कि पीक सोल्यूशन, तो मैं कहूँगा भाई ये एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, लोअर माल पर लोकेटेड है, ये इसका मोबाइल नंबर है, ये इसका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये इसके सोशल मीडिया लिंक्स हैं। कितना सारा डाटा दे दिया मैंने उसको। इसके टाइमिंग्स क्या है, भाई सुबह 8 बजे खुल जाता है, रात को 9 या 10 बजे ये बंद हो जाता है। अब ये डाटा मैं यूजर्स को नहीं दे रहा, पहले तो हम ये सारा डाटा यूजर्स को दे रहे थे, अब हम ये डाटा किसको दे रहे हैं, क्राउलर को दे रहे हैं। तो क्राउलर को जब ये दे रहे हैं, तो जब क्राउलर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो जब भी कोई बंदा क्यूरी करेगा और उसे लगेगा कि उसकी क्यूरी मेरे इस कंटेंट से मैच कर रही है, तो वो मेरी वेबसाइट को टॉप पे ले आएगा, ठीक है जी। ये मैंने भी बता दिया कि बहुत हेल्पफुल है एसईओ के लिए, ठीक है। अब स्कीमा वैलिडेटर, अब
ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज स्कीमा, समझ में आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये स्कीमा पता कैसे लगेगा कि किसी वेबसाइट पे स्कीमा है या किसी वेबसाइट पे स्कीमा नहीं लगा हुआ। तो कहता भाई एक काम करें, ये वाली ये वेबसाइट मैंने दे दी है, इसमें इस पर क्लिक कीजिए, इसे खोलें। जिस वेबसाइट का आपको, जैसे ये वाली वेबसाइट ये ऐसी है, बनी नहीं हुई है, ये सिर्फ डोमेन ही है। हाँ, तो हम कहते हैं भाई इसका स्कीमा चेक करो। आपको जिसका भी चेक करना होगा यहां आकर उसका यूआरएल पेस्ट करें। ये क्या लिखा हुआ है, रन टेस्ट। और ये स्कीमा बनाने वाला जो पार्ट है फ्री पे कर रहे हैं हम। हाँ, इसके लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे किसी को। वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो उसके लिए हमें प्लगइन्स खरीदने पड़ेंगे, शॉपिफाई वगैरह होगा, सबके लिए हमें कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। ये कोडिंग में ये फायदा है कि ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम लोग जी। ये राइट साइड पर हमें कुछ आया नजर, ये इस पे लगा हुआ है भाई स्कीमा। हाँ, इस वेबसाइट पे भी, इसका मतलब है ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिसके अंदर एसईओ का प्लगइन होगा, जिसकी वजह से स्कीमा इस पर शो हो रहा है। अब हम इधर दूसरी वेबसाइट पे आते हैं। एक और टेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे जी, यहां पर आए जी, प्रोफेशनल किचन और रन टेस्ट। ये भी हम सब देख रहे हैं कि स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। एक ऐसी वेबसाइट भी देख लेते हैं जिसपे ना लगा हो। जी, डिटेक्टेड। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है ना कि डिटेक्टेड, कि इसमें भी स्कीमा लगा हुआ है। अच्छा, अब जरा ये कौन सी वेबसाइट मैंने ऐड किया है कोड, इसको भी ऐड करके देख लो। मैं कह रहा हूं कोई ऐसी भी आ जाए ना जिसपे ना लगा हो। नो आइटम्स डिटेक्टेड, इसका क्या मतलब, देखिए एक एसईओ चेकर से नहीं चेक होगा। ये मैंने कहा था ना बहुत सारी एसईओ तो हम एसईओ चेकर से चेक करते हैं। ये वाली चीज चेक करने के लिए आपको स्कीमा वैलिडेटर यूज करना है। ये मुझे बता रहा है कि स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ, सो हमें यहां से स्कीमा अडॉप्ट करना है, स्कीमा अप्लाई करना है। अच्छा, अब आ जाए वापस स्लाइड में, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। अब क्या कह रहा है भाई, स्कीमा बनाना कैसे है। ये तो अभी देखा ही है ना सिर्फ कि है कि नहीं है, अभी सिर्फ हमने देखा है। देखने के लिए तो हमने वैलिडेटर यूज किया, अब हमने बनाना है। अब नहीं है तो भाई मेरी ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल मेरे पास एसईओ के लिए आ गई किप्स की, तो मुझे इसका स्कीमा बनाना भी तो पड़ेगा। बड़ा आसान तरीका स्कीमा बनाने का, आप इस वेबसाइट पे जाएं। जी, आगे क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, यानी कि टाइप ऑफ वेबसाइट। सबसे पहले हमसे क्या पूछे भाई, किस तरह की वेबसाइट है आपकी, ये बता दें। वेबसाइट मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, आर्टिकल्स की हो सकती है, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यहाँ कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, चलिए अटेंडेंस लगवा लें आप लोग। यहां से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को चूज करना है कि भाई हमारी वेबसाइट किस तरह की है। ठीक है, ये सारी टाइप्स आ रही हैं, इवेंट, एफएक्यू पेज, हाउ टू पेज, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस। जैसे अभी ये पीक सोल्यूशन है तो ये लोकल बिजनेस की कैटेगरी में भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में भी आ सकता है, किप्स एकेडमी भी कैटेगरीज में आ सकती है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जैसे आपकी वेबसाइट है सेलिंग की, जिसमें आपने अपनी चीजें सेल करने के लिए लगाते हो, जिसका मतलब है आप क्या बनाओगे, प्रोडक्ट का बनाओगे। पर्सन जिनका अपना ब्लॉग है, ब्लॉगिंग करते हैं वो, तो उनकी जो वेबसाइट की टाइप है वो कौन सी होगी, पर्सनल होगी, तो वो अपने लिए पर्सनल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सारी लिस्ट आ रही है। वीडियो, किसी की वेबसाइट है कि भाई उसने उसके ऊपर सिर्फ वीडियोज ही रखी हुई हैं, किसी की वेबसाइट है उसने अपनी वेबसाइट पे रेसिपीज देते हैं सिर्फ। तो ये अब देखिए उसने कैटेगरीज बना दी है ताकि क्विक रैंकिंग हो। सिर्फ आपको यहाँ से इसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे थे भाई लोकल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या लोकल बिजनेस, दोनों में से ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या आ सकता है, लोगोज, कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया, ये लोकल बिजनेस में आए। आगे बस आपने इस लेफ्ट कॉलम को फिल करना है और राइट साइड पर ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होगा। हम लेफ्ट को फिल करेंगे, राइट पर कोड जनरेट होगा। कोड कहां जाना है, हेड में। इसे यहां से मैं कॉपी करूंगा,
यहां से जाकर अपनी वेबसाइट के हेड पोर्शन में जैसे सर्च कंसोल का कोड पेस्ट किया, बाकी सारे किए थे ना, उसी तरह हेड के अंदर हम इसको भी पेस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर जी यहाँ पर हम कोई नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही कुछ नाम लिख देता हूँ ताकि इसको जरा फिल कर। अच्छा, इमेज यूआरएल का क्या मतलब है? इमेज यूआरएल का मतलब है, आपको मैंने एक फोल्डर दिया था ना वेबसाइट का, पब्लिक एचटीएमएल का, उसके अंदर आपने देखा था ना इमेजेस का एक अलग फोल्डर पड़ा हुआ था, वो एक्चुअली आपसे पूछ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पब्लिक एचटीएमएल नहीं बताना, आपको जिसका भी इमेज फोल्डर बताना होगा आप सेट लाइक दिस, बस यही मेन रूट है ना, ये वेबसाइट है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो स्टैंडर्ड लोकेशन है वो पब्लिक एचटीएमएल है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट लोकेशन है। लेकिन इमेजेस डिफॉल्ट लोकेशन नहीं है उसके अंदर, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि स्लैश इमेजेस भाई यहां पर पड़ा हुआ है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको करा, ठीक है। आईडी को छोड़ दें। यूआरएल का क्या मतलब होगा भाई? वेबसाइट का यूआरएल, इमेजेस का नहीं इस दफा। फोन नंबर देना हो यहां पर अपना फोन नंबर दें, प्राइस रेंज देनी हो यहां पर। अब ये सारी चीजें जो आ रही हैं आपके पास ऑप्शनल आ रही हैं, जो आप डाटा देखिए, हम जितना ज्यादा डाटा देंगे हम उतनी ज्यादा हमारी विजिबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेट करती है वो सारी यहाँ पे प्रोवाइड करें। प्राइस रेंज बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि प्राइसेस तो चीजों की चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए हम प्राइस रेंज नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं, और क्या चीज चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं भाई साथ साथ हमारी सोशल प्रोफाइल्स भी रैंक करें। सोशल प्रोफाइल मींस फेसबुक, लिंक्डइन। अभी हम लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा था, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कितने लोगों ने पढ़ा हुआ बोला जी? अब क्या हो गया, पहले क्या होता था? पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता था कि हम अपनी सोशल प्रोफाइल्स गूगल के साथ लिंक कर सकें। तो जिन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ लिया हुआ उन्हें पता है कि वहां पर सोशल प्रोफाइल्स ऐड करने का ऑप्शन आ गया हुआ है, अब रिसेंट मंथ्स में आया है। इससे पहले क्या होता था? ये प्लेटफॉर्म था। इससे पहले गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट के साथ चीजों को अटैच करने का ये प्लेटफॉर्म था। ये अभी बिल्कुल रिसेंट मंथ्स में, आप समझ सकते हैं कि 2 या 3 महीने हुए होंगे जब इसने सोशल प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन दिया कि भाई वहीं पर ही अपना फेसबुक बता दो, वहीं पर अपना लिंक्डइन बता दो, सारी पर सोशल प्रोफाइल्स बता दें आप वहां पर। लेकिन ये पहले नहीं होता था। तो पहले कैसे लिंकअप होती थी? यहीं से होती थी, ठीक है। लेकिन यहां से मैं अभी भी करूंगा, सोशल प्रोफाइल से भी करूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहां पर ऐड प्रोफाइल में आएंगे, यहां पर जो भी आपका पेज है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई हमारा जो पेज है, मैंने ये वाला पेज खोला हुआ है, यहां पर कोई पेज है, हाँ ये ले लेते हैं। चलो मैं कहता हूं ये हमारी एक सोशल प्रोफाइल है, इधर आए, एक हो गई ऐड। इसी तरह आपने अपना लिंक्डइन देना होगा, लिंक्डइन का यूआरएल ले लें। इसी तरह आपने अपना इंस्टाग्राम देना होगा, इंस्टाग्राम का यूआरएल ले लें भाई। जितनी भी आपकी टिकटॉक है उसका भी यूआरएल ले लें भाई। जितने भी आपने सोशल प्रोफाइल्स अपनी बनाई हैं सारी यहाँ पर अटैच कर दे। तो क्या हुआ, सीधा सीधा आपने ये सब चीजों को रैंक करवाने का बंदोबस्त भी कर लिया। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी रैंक करवाने का इंतजाम हो गया ना, क्योंकि ये किसके पास चली गई? गूगल के क्रॉलर के पास। तो जब भी कोई बंदा कीवर्ड की क्यूरी लिखेगा आपकी वेबसाइट तो आएगी, साथ साथ आपका फेसबुक भी नजर आना चाहिए, आपका लिंक्डइन भी नजर आएगा, सब चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी गूगल के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक काफी सारा हो गया। फिर ये क्या लिखा हुआ है जी, ओपनिंग आवर्स, भाई कब खुलता है कब बंद होता है, टाइमिंग भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कह दिया ओपन 24 आवर्स। चलें, ये सारा कोड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, देखें हो रहा है, ये देखें ifzalacademia.com लिखा हुआ आ गया, ये नजीब एंड सन्स पेज भी लिखा हुआ आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट ऑल कर लें और इसे कॉपी करें, जी कॉपी, ये हमने कॉपी का बटन प्रेस किया। अब सबको पता है आगे क्या करना है, इंडेक्स की फाइल में जाएंगे, सबको पता है ना, इंडेक्स की फाइल खोलेंगे किस पोर्शन में, हेड में जाकर इस कोड को सिंपली पेस्ट कर देंगे। करूंगा पेस्ट, स्टूडेंट वेबसाइट पे आ रहे हैं जो मैंने आप ही को भेजी हुई, हम उसी की बात कर लेते हैं जी। इंडेक्स ये है, इसको एडिट करें, तो हेड में ही है ना, हम लोग टाइटल हेड में ही होता है ना, चाहे तो ऊपर कर दें। कहां से शुरू हो रहा है, कोई जगह नहीं है, ऑलरेडी पेस्ट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? ये पढ़ाते हुए मैंने किसी को किया हुआ पहले भी, ये स्कीमा लगा हुआ है,
सेम इसी तरह का कोड आने वाला है, देखें वही आ गया, सिंपल, फिर वही हुआ। अच्छा, ये अब अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है जी हमारे पास? टेक्निकल एसईओ। भाई टेक्निकल एसईओ तो हमने पढ़ी ली थी, सारी पढ़ रहे थे ना साथ साथ। इस स्लाइड में हम इसको ओवरव्यू भी करेंगे, लेकिन इस स्लाइड को पढ़ने से पहले जरा ये स्लाइड पहले देखें, जिसमें एक तस्वीर ही आपको नजर आने वाली है और कोई खास चीज नजर नहीं आएगी। आगे एक तस्वीर नजर, सबको पता लग गया कि मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। क्या दिखा रहा हूँ? किस चीज की तस्वीर बनाई है? पहचानो भाई इसको, ये क्या चीज है? मोबाइल है। मोबाइल की एक तस्वीर दिखाई आपको। हाँ, ये मोबाइल है ना एक बना हुआ। आप जब मोबाइल से किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मोबाइल पर वेबसाइट कैसे नजर आती है। आपने एक मोबाइल पर वेबसाइट खोली तो भाई स्क्रीन तो इतनी है, वेबसाइट तो बड़ी हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी स्क्रीन पे तो पूरी नहीं आ रही, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे पूरा आ रहा है। बाकी का हिस्सा कैसे देखते हैं आप? स्क्रॉल करके इस तरह करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। भाई डिपेंड्स, ये नहीं कह सकते 2 पेजेस की है 3 पेजेस की है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स होंगी जो मुख्तलिफ नंबर ऑफ पेजेस पर होंगी, हमें नहीं पता। इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका जो पहला पेज आता है उसे हम क्या बोलते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल समझने से पहले ना आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को देखें। देखना नहीं है, मतलब जहन में लाएं, ठीक है? आपको जब कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, खासतौर पर जो रीडिंग वाला मैसेज होता है, किसी ने टेक्स्ट मैसेज किया होता है लंबा सा, हाँ, कोई 100 लाइनों का, 200 लाइनों का, तो क्या होता है? 4-5 लाइनें पढ़ी जाती हैं, फिर नीचे क्या लिखा होता है? रीड मोर लिखा होता है। ऐसे ही होगा ना फिर। मैं क्या एग्जांपल यही होगी ना, यही वाली एग्जांपल होगी। यहाँ पर आप यूज स्क्रॉल कर रहे हो, वहां पर रीड मोर का बटन दबाते हो, फिर 4-5 लाइनें पढ़ते हो, फिर नीचे क्या आ जाता है? फिर रीड मोर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उस मैसेज की जो हमें सिर्फ सामने नजर आ रहा है, बाकी के मैसेज की बात नहीं कर रहे। ये बेसिकली क्या है, क्या चीज, इस हिस्से को बोलते हैं हम टेक्निकली, इस हिस्से को कॉल करते हैं। वेबसाइट खोली तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रॉल करने वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ वेबसाइट खुली, यहां से लेकर यहां तक कुछ नजर आ गया उसका, तो इस हिस्से को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट। भाई फोल्ड करते हो ना मोबाइल को, फोल्ड करके दूसरे पेज पर जाते हो, फोल्ड करके तीसरे पेज पे जाते हो, फोल्ड करके चौथे पेज पे जाते हो, रीड मोर करते हो तो वो भी अनफोल्ड करते हो, ठीक है? फेसबुक के ऊपर किसी की पोस्ट देखते हैं, पोस्ट की भी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उस पर भी रीड मोर का ऑप्शन ही होता है। सारी नजर नहीं आती है आपको, 3 लाइनें नजर आ जाएंगी, 3 से 4 लाइनें, बाकी का हिस्सा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? उसको भी रीड मोर करके पढ़ना पड़ेगा। किसी YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखें, उस पर भी रीड मोर ही लिखा होता है। अगर 3-4 लाइनें नजर आएंगी, सारी डिस्क्रिप्शन तो YouTube पे नजर नहीं आती ना, रीड मोर करके पढ़ते हो फिर आप उसको। जो स्क्रीन आपको एकदम खुलते टेक्स्ट मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये सारे सिनेरियोज में आपको समझाएंगे, हर जगह इसको हम क्या बोल रहे हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट। अब गूगल क्या कहता है? अगर मैं ये कहूंगा आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट हो रही है, हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट हो रही है? आमतौर पर तो कोई भी बंदा ये कहेगा कि भाई वेबसाइट पे खोलो मोबाइल पर तो जल्दी खुल जाए, तो स्पीड वाली वेबसाइट है, ऐसे ही है ना? और अगर डिले से खुले तो अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें आपका इंटरनेट का कसूर भी तो हो सकता है, इसलिए हम अपनी मोबाइल की या अपनी इंटरनेट के साथ वेबसाइट की स्पीड को कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्पीड कैलकुलेटर्स हैं, कि भाई इनकी बेसिस पर आपकी स्पीड कैलकुलेट होती है। और वो क्या है? वो गूगल कहता है कि आपका अबव द फोल्ड कंटेंट जो है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट है, क्या वो 2.5 सेकंड्स में लोड हो जाता है? अगर तो हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्पीडी है। और अगर वो 2.5 सेकंड से ज्यादा लेता है, 3 सेकंड्स लेता है, 5 सेकंड्स लेता है, 8 सेकंड्स लेता है, 1 मिनट लेता है, भाई हालात ही बहुत खराब है। और ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ किस हिस्से की बात हो रही है? ये पूरी वेबसाइट को नहीं रीड कर रहे, वो पूरी वेबसाइट स्पीड कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब मोबाइल पर वेबसाइट खुल रही है तो अबव द फोल्ड कंटेंट कितना टाइम ले रहा है, उसको हम स्पीड बोल रहे हैं। तो इस हिस्से को हमने क्या कॉल कर दिया जी? अबव द फोल्ड कंटेंट। जरा इधर आ जाए टेक्निकल एसईओ में, बिल्कुल एंड पे चलते हैं। जो बात अभी मैंने की है ना, जो नई बात है हमारे लिए, उसको हम देखते हैं।
ये तस्वीर देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कोर वेब वाइटल्स। ये जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने का मैट्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड कोर वेब वाइटल्स। Core Web Vitals are Google's 3 matrices for measuring user experience when a page loads। तो कहता है भैया 3 मैट्रिक्स हैं। नंबर 1, अगर मैट्रिक्स से पहले पढ़े लोडिंग, इंटरेक्टिविटी और विजुअल स्टेबिलिटी। आपकी वेबसाइट जब खुलती है तो सबसे पहला पार्ट क्या है? लोड होना। दूसरा पार्ट क्या है? इंटरेक्टिव होना। तीसरा पार्ट क्या है? विजुअली स्टेबल होना। विजुअली स्टेबल होने का क्या मतलब है कि भैया ठीक नजर आ रहा है। आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, आपने कभी ये तीनों फेजेस ऑब्जर्व किए हैं कि नहीं किए हैं? आप किसी वेबसाइट, मुझे ही देख ले, मैं जब क्लासरूम में आता हूँ, ठीक है, जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ उस वक्त मैं किस स्टेट में होता हूँ? इस वाले फेज में होता हूँ, है ना। उससे पहले मैं अपना लैपटॉप निकालता हूँ, ठीक है। लैपटॉप निकालने के बाद मैं सबसे पहले अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ, स्क्रीन नजर आपको आ जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरेक्टिव हो गया, लेकिन अभी काम चल रहा है। अभी ना मैंने केबल लगाई है, ना मैंने इंटरनेट ऑन किया, सब कुछ करने लगा हूँ। लेकिन जब मैं सब कुछ रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, फिर मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मैं किस मोड में चला गया हूँ। इसी तरह जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं, तो जब वो पहला पार्ट है, आपने www लिख के एंटर किया तो वो खुल रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? लोडिंग। उसके बाद उस पूरी वेबसाइट में से कुछ भी लोड हो गया, कोई एक छोटा सा चीज लोड हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्टिव हो गई है। लेकिन सारे की नहीं कह रहे, सिर्फ किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं। अभी बताता हूं किस पार्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब पूरी की पूरी वेबसाइट लोड हो गई, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? विजुअल स्टेबिलिटी। ये मैंने रियल वर्ड, लाइफ के वर्ड्स बोले हैं। अब जरा टेक्निकल वर्ड्स पे आते हैं। इसके पहला वर्ड क्या है? एलसीपी। एलसीपी स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, आपकी वेबसाइट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कहां पे? यहां पे, नीचे नहीं। अबव द फोल्ड कंटेंट में आपकी वेबसाइट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये छोटी सी एक तस्वीर है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा है, ये बड़ी तस्वीर है। तो इसको देख के तो हमें अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त के हिसाब से सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला। अगर मैं इस इमेज को छोटा कर दूं, इससे भी छोटा कर दूं, तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो गूगल क्या कह रहा है कि आपकी वेबसाइट को लोड होने के टाइम को मैं आपके अबव द फोल्ड कंटेंट में से सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को देखूंगा और देखूंगा वो कितनी देर में लोड होता है। उसे कितनी देर में लोड होना चाहिए? कितनी देर में कह रहा है? 2.5 सेकंड्स। समझ आई बात की कि नहीं आई? पूरी वेबसाइट की बात ही नहीं कर रहा वो, कहता है अबाउट द फोल्ड कंटेंट में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब जरा दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं। तो मैंने तस्वीर से सब कुछ दिखाया आपको। मैं कहता हूं पीक सोल्यूशन की वेबसाइट खोली तो सबसे ऊपर पीक सोल्यूशन का स्लाइडर आ गया। आता है ना, हर वेबसाइट का स्लाइडर होता है, इस तरह चल रहे होते हैं स्लाइडर्स लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट के स्लाइडर में 5 तस्वीरें हैं, किसी में 2 तस्वीरें हैं, उन्होंने चलना है, किसी में 10 तस्वीरें हैं। उसके बाद नीचे छोटा सा लोगो लगा होगा, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट लगा होगा, फिर थोड़ा सा इमेज लगा होगा। तो मेरा ख्याल है ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट पूरा हो गया उसका, यानी कि अबव द फोल्ड कंटेंट पूरा हो गया। अब इस सूरत में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? अब इस सूरत में जब भी किसी वेबसाइट पे स्लाइडर लगा होगा, याद रखना है, जब भी किसी वेबसाइट पे स्लाइडर लगा होगा, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? स्लाइडर। उसकी वजह क्या है? स्लाइडर भी तस्वीर है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ये भी तस्वीर है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि स्लाइडर सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके बैक एंड पर जावा स्क्रिप्टिंग भी है। और सबसे ज्यादा गूगल जो हेट करता है ना, वो स्क्रिप्ट्स को हेट करता है, और खास तौर पर जावा स्क्रिप्ट्स। मतलब जावा स्क्रिप्ट को अगर आप कहीं शुरू में ले आएंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो डाउन करेगा। सो गूगल रेकमेंड क्या करता है? अब आपको पता लगी क्या होगा कि गूगल रेकमेंड करता है कि अबाउट द फोल्ड कंटेंट वाले हिस्से में डोंट यूज जावा स्क्रिप्ट्स। कहता है जावा स्क्रिप्ट को इस्तेमाल नहीं करें अबाउट द फोल्ड कंटेंट के अंदर। सो एज ए एसईओ एक्सपर्ट, जब कोई बंदा हमसे एसईओ करवाता है तो हम उसको सबसे पहली एडवाइस यही देते हैं कि भाई ये यहाँ पे यूज ना करो। अब वो कहते हैं भाई ये तो बड़ा स्टाइल है, स्टाइलिश लगती है हमारी वेबसाइट, इस तरह लगा कर देंगे तो बड़ी सादी सी वेबसाइट लगेगी। हम उसे कहते हैं कि भाई यहाँ इस्तेमाल ना करो। कहाँ इस्तेमाल कर लो? यहाँ कर लो। ये अबव द फोल्ड कंटेंट तो नहीं है ना,
वैसे तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैं कहता हूं एक इमेज होना चाहिए, स्लाइडर इमेज के तौर पर आपका एक इमेज होना चाहिए, स्लाइडर नहीं होना चाहिए। इमेज होगा तो जावास्क्रिप्ट नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट उसी वक्त होगा जब नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। आपको एक तस्वीर लगानी है, हाँ आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, अपने इमेजेस को चेंज करते रहें ताकि लोगों को नई इंफॉर्मेशन दें। वैसे भी अगर कोई 5 तस्वीरें लगाई हैं तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को खोल के वेट तो नहीं करता कि भैया पहले 5 तस्वीरें मैं एक एक करके देख लूं फिर मैं वेबसाइट का नीचे वाला हिस्सा देखूंगा, कोई भी उन्हें देखता भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो ऐसी आपकी वेबसाइट की स्पीड को हर्ट करने लगे हुए हैं। तो ये जो पहला पार्ट था ये कौन से वाला था, एलसीबी, आई होप समझ में आ गया। तो क्या कहता है कि 2.5 सेकंड होना चाहिए या इससे कम। उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है जी, फर्स्ट इनपुट डिले। अब फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब यह है कि छोटे से छोटा, पहले हम बड़े से बड़े आइटम की बात की थी, कहते हैं सबसे छोटा आइटम आपकी वेबसाइट का जो सबसे छोटा आइटम है वो कितनी देर में डिस्प्ले हो रहा है अबव द फोल्ड कंटेंट में, उसके लिए उसने ये टाइम पीरियड रखा हुआ है 100 मिली सेकेंड्स। अभी हमारी एग्जांपल में देखा था ना, हमने देखा था कि टेक्स्ट छोटा था सबसे, तो उसके टाइम को कैलकुलेट कर रहा है। पहले उसने कहा बड़ा कितनी देर में लोड होता है तो उसने इतना टाइम रखा, फिर उसने कहा छोटा कितनी देर में लोड होता है उसका टाइम रखा, छोटे के लिए उसने क्या रखा अभी 100 मिली सेकेंड्स। इससे ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि फिर आपकी वेबसाइट स्लो है। और आखिर में क्या कह रहा है, CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। इसका क्या मतलब है, आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट्स खुलती हैं, तस्वीरें आती हैं, फिर वेबसाइट की ऊपर नीचे हो रही होती है, तस्वीरें एडजस्ट हो रही होती है, पहले तस्वीर बड़ी सी आती है फिर तस्वीर छोटी हो जाती है। तो ये शिफ्टिंग मोड में होती है। कहता है इस चीज को कंट्रोल करें। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे ने अपनी वेबसाइट को स्टाइलिश करने के लिए बड़ा कोई यूनिक किस्म का फॉन्ट लगाया हुआ है, ऐसा फॉन्ट लगाया हुआ है जो कि आम लोग यूज ही नहीं करते, राइटिंग स्टाइल। अब आम लोग यूज नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके मोबाइल पे तो होगा ही नहीं, उनके लैपटॉप पे भी नहीं होगा, उनके कंप्यूटर पे भी नहीं होगा। इसका मतलब जब आपकी वेबसाइट इसके पास पहली दफा खुलेगी तो उसके पास तो फॉन्ट ही नहीं है, तो आपकी वेबसाइट की एक एक्स्ट्रा ड्यूटी क्या है, फॉन्ट को इंस्टॉल करना। अब वो जब फॉन्ट इंस्टॉल करने लगेगी तो क्या होगा, फिर टाइम जाया होगा आपका। इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टम फॉन्ट्स इस्तेमाल करें। सिस्टम फॉन्ट्स का मतलब क्या है, ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल करें जो कि हर किसी मोबाइल पर भी हो, लैपटॉप पर भी हो। ठीक है, कितने वर्ड यूज करते हैं, हमें फॉन्ट्स की लिस्ट आती है ना, उनमें से कोई सा भी फॉन्ट इस्तेमाल कर ले। यानी कोई ऐसा काम ना करें कि जो आपकी वेबसाइट को लोड करते हुए पहले होना है, हर काम पहले से मौजूद हो ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स है। इसके अलावा जो कुछ भी ऊपर आ रहा है वो हमने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, हमने सारी टेक्निकल एसईओ पढ़ी है, साथ साथ पढ़ी है ना। इस पूरी स्लाइड को देख लीजिएगा, इसमें मैंने सब कुछ वही एक्सप्लेन किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, इसकी हम आखिरी क्लास करेंगे, वो लिंक बिल्डिंग के मुताबिक होगी। ठीक है।